हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन गणतांत्रिक विचार, जिसमें राजधर्म, अपाधर्म, प्रजाधर्म, इन सभी का डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजधर्म की। तो राजधर्म शब्द जो है संस्कृत शब्द से निकला है, जिसमें राज यानी शासक और धर्म मतलब होता है उसके द्वारा किया गया कर्तव्य या भी उसका कार्य। ठीक है, अर्थात ये एक व्यापक शब्द मिला के बनता है। राजधर्म एक राजा का जो कर्तव्य होता है, उसका नैतिक दायित्व, संस्था की जिम्मेदारी को व्यक्त करता है। शास्त्रीय भारतीय राजनीतिक चिंतन में, विशेष करके महाभारत में, रामायण में, मनुस्मृति में, अनेक ग्रंथों में जो है, स्पेशली महाभारत में जो है, राजधर्म को केवल प्रशासनिक नियमों का समूह नहीं है कि एक प्रशासन के कुछ नियम होते हैं उसका समूह ही नहीं, बल्कि एक शासक का एक नैतिक दर्शन बताता है। जब एक शासक अपनी सत्ता में बैठता है तो उसका कार्य क्या होता है? वो सत्यवादी होता है, न्यायप्रिय होता है, धैर्यवान होता है, इत्यादि जो नैतिक गुण उसके अंतर्गत होने चाहिए। ना कि वो केवल अपने भ्रष्टाचारी अपने ही हित के लिए कार्य करे। उसके लिए जब वो सत्ता बैठता है, एक राजधर्म ये कहता है कि उसके लिए जनता का जो हित है वो ही सर्वोपरि रहता है। राजनीतिक सत्ता को एक व्यापक नैतिक ब्रह्मांड के भीतर स्थापित करता है, जहाँ शक्ति तभी वैध मान जाती है जब वह न्याय, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक कल्याण को बनाए रखे। राजधर्म को समझने के लिए पहले धर्म शब्द की जो गहन अर्थ है उसको समझना जरूरी है। धर्म शब्द जो है संस्कृत से धृत धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या आधार देना। अर्थात ये सिद्धांत ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड और समाज दोनों में स्थिर और व्यवस्थित सत्ता है। इसमें कानून, नैतिकता, कर्तव्य, न्याय, सामाजिक समरसता जैसे अनेक आयाम शामिल होते हैं। जब इस राजसत्ता को संदर्भ में समझा जाता है, जब हम इसे राजसत्ता या राजधर्म के संदर्भ में समझते हैं, तो ये एक धर्म राजा द्वारा नियमित कोई वैकल्पिक न्याय संहिता नहीं, बल्कि उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता से पहले से विद्वान होती है, उसे यह भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार राजा आधुनिक कानून अर्थों में पूर्ण संप्रभु नहीं, बल्कि पहले से विद्वान नैतिक व्यवस्था का ही संरक्षक होता है। इसलिए राजधर्म एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करती है जिसमें नैतिक नियम और राजनीतिक शक्ति से ऊपर की स्थिति होती है, न कि अपने व्यक्तित्व, अपने हित को दे। राजधर्म का दायरा देखें तो केवल ये दायरा दंड संहिता या व्यवस्था को बनाए रखने तक नहीं शामिल, इसे और भी ज्यादा कई व्यापक है। इसमें प्रजा की रक्षा, न्याय, अन्याय को रोकथाम, आर्थिक जीवन में विनियम, न्याय संगत कर व्यवस्था, कृषि और व्यापार का संरक्षण, न्याय प्रशासन, योग्य मंत्री इत्यादि को नियुक्त करना भी इसके अंतर्गत आता है। एक राजा को जो है राजधर्म के अंतर्गत आत्म संयम ही बनाया गया। शासक शासन को यह सब प्रभुत्व सत्ता स्थापित करने की रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व के रूप में समझाया गया है। राजनीतिक नेतृत्व के लिए जरूरी है कि शासक जो है आत्म संयम, विवेक और सत्य, इन तीनों का सामंजस्य आवश्यक हो सकता है। राजा जब तक अपनी विलासिता, अपने ही ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तो वह दूसरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि राजधर्म में नैतिक और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए। शासक व्यक्ति आचरण जो होता है हमेशा वो सामाजिक व्यवहार और नीतिगत निर्णय आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपका शासक होगा, उसका व्यवहार भी उसी प्रकार होगा, समाज को लेकर, जनता को लेकर, उसकी नीतियां भी काफी हद तक वैसी बनेंगी। अगर वो न्यायप्रिय है तो हमेशा वैसी नीति बनाएगा जिसमें समाज के हर एक वर्ग को शामिल करके उनके साथ समान न्याय के रहते हैं। ठीक है, राजा को दूसरा पर शासन करने से पहले स्वयं की वासनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए बुद्धिमान सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। दंड की शक्तियों का प्रयोग केवल न्याय के अनुरूप करना चाहिए। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा करना, राजा का जो उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि उसका समग्र रूप से विकास करना, शक्ति, उसके प्रभुत्व का विस्तार करना, अपने राज्य के हित को बनाए रखना, ये सब भी होते हैं। राजधर्म का सबसे व्यवस्थित और दार्शनिक जो स्वरूप हमें मिलता है वो हमें महाभारत में मिलता है। इससे पहले भी हमें राजधर्म के ऊपर जो था रामायण में भी कई ग्रंथों में, चित्रों में मिलता है, जहाँ राम प्रभु जो भगवान राम है उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो एक आदर्श शासक के रूप में दिखाया गया, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को परित्याग करके जो था अपनी जनता के हितों, उनके कल्याण को ही सर पर ही रखा। इसी प्रकार महाभारत में विशेषकर कुरुक्षेत्र में जो विनाशकारी युद्ध होता है, उसके बाद जब शांति पर स्थापित होता है, शुरू होता है, तो इसके प्रतिपादन की पृष्ठभूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब ये बताया गया तो कैसे ये चीजें हुई वो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। राजसत्ता पर यह विमर्श विजय के क्षण में नहीं, बल्कि गहरे नैतिक संकट के समय सामने आता है। व्यापक विनाश और बृहत घाती हिंसा को देखने के बाद युधिष्ठिर शासन की वैधता और सत्ता के नैतिक के आधार पर गहन चिंता में पड़ गया कि कैसे अब मैं शासन करूं जो नैतिक हूँ, क्योंकि उसने अपनों से ही युद्ध किया था और अब उसे सत्ता संभाल लेती, तो कैसे वो चीज़ करें। इस परिस्थिति में 12 बजे लेटे भीष्म पितामह थे, उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया
बताया राजधर्म का पालन कैसे करना है, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की, उन्होंने डिस्कस करके इन्हें बताया चिंतन को। इसमें भीष्म का शासन, न्याय, राजधर्म के विषय में एक विस्तृत उपदेश है। राजसत्ता की आवश्यकता को मत्स्य न्याय के सिद्धांत के माध्यम से भी समझाया गया है, जिसमें मछली नियम भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि अक्सर जो शक्तिशाली सबसे बड़ी मछली होती है वो अपने से कमजोर और जो दुर्बल मछली होती है उसको खा जाती हैं, ठीक है, उनका शोषण करती है। इसी अराजक स्थिति से बचने के लिए राजसत्ता का उद्भव हुआ था, ताकि जो शक्तिशाली लोग हैं वो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका शोषण ना कर सकें। शक्तिशाली व्यक्ति जो दुर्बलों का शोषण करते हैं उसको रोकने के लिए। किंतु राज्य की उत्पत्ति मनमानी संप्रभुता को उचित नहीं ठहराती। जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो ये मतलब नहीं है कि जो सत्ता बैठ गया वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह अन्याय को रोकने के लिए, एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समाज के अंतर्गत यह और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजसत्ता का उद्भव हुआ था। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति का आधार जो होता है कमजोरों की रक्षा करना और सामाजिक संतुलन स्थापित करने का दायित्व बनाया। राजधर्म का एक केंद्रीय तत्व धर्म और दंड के बीच में संतुलन भी है। अब राजतत्व का एक आयाम है जिसे हम पढ़ते हैं तो हमें आता है माइंड में कि राजधर्म और दंड जो है इसके बीच में भी एक संतुलन। दंड अर्थात दंडात्मक शक्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य। अब शासन कर रहे हो और हर राज्य में ये पता है कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रहती है कि दंड देना पड़ता है। जितनी कठोर दंड व्यवस्था होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे न्यायप्रिय लोग रहेंगे, है ना। अगर दंड व्यवस्था कमजोर होगी तो अपराध ज़्यादा होंगे, अशांति ज़्यादा फैलेगी, ये सही चीज़ें। महाभारत स्पष्ट रूप से कहा गया है महाभारत में कि दंड के बिना ना तो राजा और ना ही प्रजा समृद्ध हो सकती है, किंतु दंड व्यक्तिगत क्रोध और अनियंत्रित शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है। कि दंड का मतलब ये नहीं कि आप कितने क्रूर हो, कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो, बल्कि शांति व्यवस्था को बनाए रखती है और इसके द्वारा ही एक शासक शासन कर सकता है और प्रजा का समृद्ध हो सकती है। इसलिए जो होता है दंड आवश्यक है। दंड को उचित दिशा देने के लिए नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर आप दंड को सही नैतिक मोरल जो वे में डायरेक्शन में मूव करते हो तो वो एक सही दंड है, ठीक है। अन्याय गलतों के साथ ना उन्हें दंड मिले, जो निर्दोष है उनको न्याय मिलेगी, ये सब चीजें नैतिकता में। धर्म और दंड का संतुलन अराजकता और अत्याचार दोनों से बचाता है। सत्ता में संतुलन की अवधारणा को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार की सत्ता में संतुलन बैलेंस होना चाहिए। राजधर्म का एक महत्वपूर्ण विशेषता राजा के आत्म संयम पर बल दिया गया। महाभारत कहता है कि शासक को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब स्वयं पर विजय कैसे? विशेष करके अपने इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर, अपने संयम, अपने क्रोध, इन सब पे विजय प्राप्त होनी चाहिए। राजा का आचरण क्योंकि समाज और उसकी नीति, उसके सामाजिक व्यवहार में प्रतिपादित होती है, इसलिए राजा को धर्मनिष्ठ शासक का अनुसरण करना चाहिए। जब शासक धर्म का से विचलित नहीं होता है तो समाज में विश्वास बेडगमगाता नहीं और इस प्रकार राजनीतिक सत्ता नैतिक चरित्र का एक दूसरे से अभाज्य। आर्थिक न्याय भी जो होता है राजधर्म के अंतर्गत एक और तथ्य आता है, आर्थिक न्याय भी महत्वपूर्ण है। राजा को जो है अत्यधिक कर धन से सावधान रहने की चेतावनी है। वो ये नहीं कि अपने सत्ता को समृद्ध करने के लिए, आर्थिक समृद्धि करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कर ले, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे प्रजा असंतोष फैलता है और राज्य कमजोर हो जाते हैं। राजस्व का संग्रह संतुलित और टिकाऊ ढंग से होना चाहिए ताकि प्रजा समृद्ध हो सके, किसानों और संरक्षण दिया जाना चाहिए, कारीगर को उचित परिश्रम मिले, ये सारी चीज़। इसके अलावा समृद्धि और न्याय शासन के लिए गुण नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है, ठीक है, ये इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे न्याय पर। महाभारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग के प्रति गहरी संवेदना दिखाई गई है। अधिकारी लालच, अहंकार के कारण निर्दोषों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं और कमजोर लोगों को शोषण कर सकते हैं। ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए राजा को सतर्क रहना चाहिए और समाज के अंतर्गत एक उचित न्याय व्यवस्था बनाए रखें। यदि अपमानित और पीड़ित प्रजा न्याय के लिए पुकारे और उसे न्याय ना मिले तो दंड का सिद्धांत स्वयं शासक के विरुद्ध हो जाता है कि किस प्रकार की प्रजा है, किस प्रकार का यहाँ न्याय व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, ठीक है, जो नैतिक और ब्रह्मांडीय भी है, अपोजिट हो जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है। अब राजधर्म के, ये तो हो गया राजधर्म के बारे में सारी चीजें। अब राजधर्म के मुख्य तत्व कौन कौन से, जब हम राजधर्म के बारे में पढ़ते हैं आपको इतना बताइएगा आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अगर हमारा शासक, हमारे नेता ठीक ढंग से हमारा काम नहीं करे तो कितना बुरा होगा, वैसे हमारा प्रजा का कल्याण नहीं होगा। न्याय और दंड व्यवस्था वो भी खराब हो जाएगी, है ना। सुरक्षा और रक्षा कहीं स्थापित नहीं रहेगी, आप कहीं से भी सेफ फील नहीं करोगे। अगर राजा अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता, अगर वो भ्रष्ट है, आत्म संयमी नहीं है, सत्यवादी नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है ना। इसी प्रकार जो है राजधर्म के कुछ मुख्य तत्व भी शामिल होते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो धर्म है, राजधर्म, कुछ प्रमुख आदर्श तत्व हैं जो एक शासक के उत्तरदायित्व नींव रखते हैं, जिनका उद्देश्य केवल सत्ता का संचालन करना ही नहीं बल्कि समाज में एक नैतिक और सामाजिक आर्थिक कल्याण भी सुनिश्चित करना है। सबसे पहले आता है केंद्रीय
तत्व जो है प्रजा कल्याण। सबसे कोर वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रजा कल्याण, जिसके अनुसार राज्य अपनी प्रजा के सुखों दुखों पर ध्यान रखना चाहिए। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि प्रजा का सुख, राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित होता है। अगर उसकी प्रजा खुश है तो मान लीजिए उस देश का राज्य और शासक भी काफी ज्यादा सही है। इसीलिए उसके भोजन, सुरक्षा, न्याय, जीवन की आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ ही न्याय और दंड व्यवस्था, जैसे बताया मैंने, काफी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, जहाँ राजा को निष्पक्ष और समान न्याय प्रदान करना होता है। मनुस्मृति के अनुसार यदि राजा न्याय नहीं करता तो समाज में अराजकता फैल जाती है, राजा के प्रति विरोध उत्पन्न, और न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था जो होती है उसके विरुद्ध में जाके खड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए अपराधियों को उचित दंड देना और कानून का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक धर्म है। राजधर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू या तत्व सुरक्षा और रक्षा भी है, जिसमें राजा बाहरी आक्रमणों और आंतरिक आक्रमणों से अपनी जनता को शांति बनाए रखने, उसकी सुरक्षा को स्थापित करने के प्रयास करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो होता है राज्य का मूल तत्व या मूल कर्तव्य जो होता है राजा का, वो ये माना जाता है कि वो एक सशक्त सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था पर बल दे, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है कि अपने पड़ोसी देश की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, उन्हें कमजोर करके अपने आप को शक्तिशाली स्थापित करने में मदद मिले। नेक्स्ट आता है धर्म की स्थापना और नैतिकता का संरक्षण भी राजधर्म का मूल तत्व है, जहाँ राजा को समाज में सत्य, अहिंसा, नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, अधर्म और अन्याय को समाप्त करना चाहिए। इसी क्रम में कर व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा को प्रजा से उचित और न्याय संगत कर वसूलना चाहिए, ना कि अत्यधिक कर लगाना और उनका शोषण करना चाहिए। अंततः हम यही बोल सकते हैं कि प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व राजधर्म का अभिन्न अंग हिस्सा है, जहाँ राजा योग्य मंत्री और नियुक्त संसाधनों से प्रबंधन और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना चाहिए। रामायण में राम के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि एक आदर्श राज्य वही है जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर अपनी प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखता है। इस प्रकार धर्म के सभी तत्व मिलकर एक शासक, एक ऐसे शासन व्यवस्था मॉडल निर्माण करते हैं जो नैतिक और न्यायप्रिय लोक कल्याण पर आधारित है। इसके बाद आता है राजधर्म का महत्व। अब तत्व पढ़ लिए, राजधर्म क्या होता है वो पढ़ा, अब महत्व क्यों है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो होता है राजधर्म का महत्व काफी ज्यादा व्यापक और गहरा है, क्योंकि ये केवल शासन की व्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज, राज्य में नैतिकता, क्रियादा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख साधन। अगर राज सत्ता, ये बेसिकली महत्वपूर्ण ये भी है कि सत्ता पर नियंत्रित करता है, जिसमें नैतिकता के अधीन रहकर जो है शासक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है ना। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि यदि राजा धर्म से विचलित होता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, तो समाज में आज अराजकता, अन्याय, असंतोष फैल जाएगा, जिसका लाभ कौन उठा सकता है, हमारा पड़ोसी देश। और जब समाज में, राज्य के अंदर ही, जनता के मध्य ही असंतोष फैल जाता है तो प्रजा कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कमजोर हो जाती है। राजधर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू या महत्व ये भी है कि प्रजा और शासक के बीच में विश्वास स्थापित होना चाहिए। जनता को हमेशा अपने शासक पे विश्वास होना चाहिए और राजा को अपनी जनता पर। जब राजा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करता है तो प्रजा में सुरक्षा, संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इससे राज्य में स्थिरता और शांति बनी रहती है, जिससे मनुस्मृति के अनुसार न्यायप्रिय राजा को प्रजा देवतुल्य मानती है। जब अन्याय राजा होता है तो वैसे में संतोष, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे बताया, राजधर्म में जो होता है एक महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक विकास भी दिखाई गया है, जहाँ पे जब पारदर्शिता, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण होता है तो व्यापार और कृषि और अन्य जितनी भी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती है, जिससे राज्य जो होता है समृद्ध होता है और इसमें नैतिकता, नेतृत्व भी उत्पन्न होता है। ठीक है, राजधर्म का महत्व इस बात पर निहित करता है कि यह है कि एक ऐसा शासक मॉडल स्थापित करना जो केवल शासित ही नहीं बल्कि न्याय और नैतिक और लोक कल्याण पर आधारित हो, जिसके माध्यम से समाज के अंतर्गत सभी के साथ न्याय उत्पन्न हो। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजधर्म को राज्य की स्थिरता और समृद्धि का, सामाजिक समरसता का मूल आधार माना गया, और इसी प्रासंगिकता आज के माध्यम से आधुनिक लोकतंत्र में एक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो यही था आज के टॉपिक। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रजाधर्म। ठीक है।